तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 22 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 2 क्लास में और आज ये तीसरा नंबर क्लास है, जो कि आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित होगा। क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग झारखंड का मुंडा राज के बारे में पढ़े, उसके बाद छोटानागपुर खास का नागवंश के बारे में पढ़े, उसके बाद पलामू का रक्सेल वंश के बारे में पढ़े और पलामू का चेरो वंश के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में पढ़े, जिसकी 2 शाखा थी। इन दोनों शाखाओं से संबंधित जितना भी एमसीक्यू झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं, इनको सॉल्व किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अन्य महत्वपूर्ण जो आपका राजवंश है, इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में हम लोग 2 राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका मानभूम का मानवंश और दूसरा है आपका रामगढ़ राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसके बाद हम लोग खड़गडिहा राज्य के बारे में पढ़ते हैं, और खड़गडिहा राज्य के बाद जो है वो ढालभूम का ढाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका पंचेत राज्य के बारे में पढ़ना होता है। तो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के अंतर्गत हम लोग जो है वो 4-5 और राजवंश है, जैसे कि मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खड़गडिहा राज्य, ढालभूम का ढाल वंश और आपका पंचेत राज्य के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग इसके आगे दिखते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 112 नंबर हम लोग क्वेश्चन कल ही देखे थे कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था। तो हम लोग जाने थे कि वो आपका सबर जनजाति है, और सबर जनजाति में भी खास करके जो महिलाओं के ऊपर इनका जो है मानवंश के राजा इनका बहुत ज़्यादा शोषण यानी कि अत्याचार कर रहे थे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। तो 113 जो है हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 113 बताया गया है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है लालदेव सिंह, हेमंत सिंह, नारायण सिंह या फिर बागदेव सिंह। तो हम सभी को पता है कि रामगढ़ राज्य का जो स्थापना होता है वो आपका 1368 ईस्वी में होता है। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना जो है वो 1368 ईस्वी में होता है, और इसका जो स्थापना है वो बागदेव सिंह के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो अभी आपको बताया गया था 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा। इसके अलावा देखिए 115 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्नलिखित में से किस वंश के दरबार में रहता था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बागदेव सिंह है वो अपने बड़े भाई सिंह देव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे, परंतु नागवंशी शासकों से इनका मतभेद हो गया था। तो क्या बोले, देखिए बागदेव सिंह जो है जो रामगढ़ राज्य का स्थापना करते 1368 ईस्वी में, वो पहले बागदेव सिंह अपने बड़े भाई जिनका नाम है सिंह देव, तो बागदेव सिंह अपने बड़े भैया जी के साथ जिनका नाम सिंह देव है, तो इनके साथ वो नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे। फिर क्या हो गया कि नागवंशी शासकों से इनका जो है मतभेद हो जाता है, और इस मतभेद के बाद वो क्या करते हैं, बड़का गांव वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो बड़का गांव क्षेत्र में जो आपका कर्णपुरा वाला इलाका है ना, वहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ के स्थानीय शासक को वो हरा देते हैं, यानी कि पराजित करके, और इस क्षेत्र पर वो अधिकार कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने जो है अन्य 21 परगना पर भी अधिकार कर लिया, और उसको भी रामगढ़ राज्य में मिला लिया, और इस तरह से रामगढ़ राज्य का जो टेरिटरी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ते चला गया। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित भी करते रहता था। ठीक है ना। और रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक उत्कर्ष की बात करते हैं कि रामगढ़ राज्य सबसे ज़्यादा फलता फूलता है दलेल सिंह के शासनकाल में। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 115 कि रामगढ़ राज्य के स्थापना से पूर्व मतलब कि पहले बागदेव सिंह निम्नलिखित में से किस वंश के दरबार में रहता था। तो हम लोग सभी को पता है कि रामगढ़ राज्य का स्थापना करने से पहले जो है बागदेव सिंह अपने बड़े भैया जी सिंह देव के साथ वो नागवंशी शासकों के दरबार में रहते थे। फिर इनका नागवंशी शासकों से किसी कारणवश मतभेद हो जाता है, फिर वो वहाँ से चल आ जाते हैं। फिर आपका ये बड़का गाँव वाले क्षेत्र में कर्णपुरा में आके यहाँ का जो स्थानीय शासक होता है इसको हरा के वहाँ पर वो अधिकार कर लेते हैं, और फिर वहाँ पे अपना धीरे धीरे अपना सत्ता जो जमाई लगते हैं, और धीरे धीरे 21 को परगना को अपने और भी जो है जीत कर रामगढ़ राज्य मिला लेते हैं। फिर रामगढ़ राज्य का टेरिटरी को बढ़ा लेते हैं। ठीक ना। और ये अपना बागदेव सिंह अपना शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समय समय पर अपना राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित भी करते रहते थे।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116 पूछा जा रहा है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित करके उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी आपको बताया गया था कि बड़कागांव क्षेत्र में एक बड़कागांव क्षेत्र में एक कनपुरा नाम का जगह है, वहाँ का स्थानीय राजा को हराकर वो वहाँ का जो है खुद राजा बन जाता है बागदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। तभी आपको बताया गया था कि रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष जो है वो दलेल सिंह के शासनकाल में होता है। और दलेल सिंह जो है वो 1667 से लेकर 1724 ईस्वी तक जो है रामगढ़ का राजा बना रहता है। तो दलेल सिंह का अगर हम लोग देखें शासनकाल तो वो 1667 से लेके 1724 तक वो रामगढ़ का राजा रहता है। फिर है 1718 ईस्वी में ही दलेल सिंह जो है वो छः राजा के राजा मगर सिंह की हत्या करके उसके कई क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है। तो दलेल सिंह 6 राजा मगर सिंह जो है उसका हत्या कर देता है और उसका क्षेत्र को अपना क्षेत्र में यानी कि रामगढ़ वाले क्षेत्र में मिला लेता है। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के जो बेटा है रणभस्त खां, उसने दलेल सिंह को पराजित करके पुनः वो उसको वापस कर लेता है। पहला चीज़ ये बताया गया कि दलेल सिंह जो है वो 1718 ईस्वी में 6 राज्य के जो राजा होते हैं मगर सिंह, इसको मतलब कि मार डालता है यानी कि हत्या कर देता है और हत्या करके उसका जो कुछ क्षेत्र है उसको अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद ठीक 1724 ईस्वी में मगर सिंह का जो बेटा रहता है रणभस्त खां, वो दलेल सिंह को हराकर वापस से उसका जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र था उसको वापस ले लेता है। फिर देखिए दलेल सिंह के बाद जो है वो विष्णु सिंह रामगढ़ का राजा बनता है और विष्णु सिंह जो है वो 1724 से लेकर 1763 ईस्वी तक रामगढ़ का राजा बनना रहता है। हम लोग देखें 1767 से लेकर 1724 तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह रहता है और 1724 से 1763 तक रामगढ़ का राजा विष्णु सिंह रहता है। इस वाले पॉइंट को बस याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। तो अभी आपको बताया गया था ऑप्शन नंबर सी दलेल सिंह। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन कब से कब तक किया था। तो हम सभी को पता है कि 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना होता है बागदेव सिंह के द्वारा। उसके बाद बागदेव सिंह के बाद जो है राजा बनता है दलेल सिंह और दलेल सिंह जो है वो 1767 से लेके 1724 ईस्वी तक दलेल सिंह जो है वो रामगढ़ राज्य पर शासन करता है। फिर दलेल सिंह के बाद जो है राजा बनता है विष्णु सिंह और विष्णु सिंह जो है वो 1724 से लेके 1763 तक वो राजा बना रहता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए कि दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो अभी आपको बताया गया था कि 1718 ईस्वी में दलेल सिंह जो है वो 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या करके उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है कि दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी। तो हम सभी को पता है ये आपका 1718 ईस्वी की बात की जा रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121 कि दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बनता है। तो हम सभी को पता है कि दलेल सिंह के बाद जो राजा है वो विष्णु सिंह बनता है और विष्णु सिंह जो है वो 1724 से लेकर 1763 ईस्वी तक रामगढ़ राज्य का शासक बना रहता है। तो दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह ऑप्शन नंबर बी राजा बनता है और रामगढ़ जो विष्णु सिंह जो है वो है 1724 से लेके 1763 तक राजा बनता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता हो गया होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 122 की चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया। ऑप्शन है 1730, 1737, 1747 और 1760। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए इसके पीछे कहानी कि विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि विष्णु सिंह के जो है मतलब कि पहले तो बताया गया था कि 1718 ईस्वी में दलेल सिंह जो है वो 6 राज्य पर कब्जा कर लेता है मगर सिंह का हत्या करके।
उसके बाद 1724 ईस्वी में मगर सिंह का जो बेटा रणभस्त खां है वो दलेर सिंह से वापस जो है कब्जा किया हुआ क्षेत्र को जीत लेता है। उसके बाद दलेर सिंह जो है जो छः राज्य पर जो जीता गया क्षेत्र वापस ले लिया था उसका बेटा, उसको उसके बेटे से मतलब फिर इसको जीत लेता है। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले जीतता है आपका दलेर सिंह से उसका दलेर सिंह जीतता है मगर सिंह को मार के। फिर दलेर सिंह को हराकर उसका बेटा जो है मगर सिंह का बेटा रणभस्त खां वो जीत जाता है। रणभस्त खां जीत जाता है। उसके बाद विष्णु सिंह जब राजा बनता है तो वापस वो 6 राज्य के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। ठीक है ना, ये ऐसा कहानी था। अब देखिए 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यहाँ पे विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा था। फिर बताया गया आपको कि 1747 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में मराठा जो है वो रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर अधिकार कर देते हैं, मतलब ये आक्रमण कर देते हैं। ठीक ना, और ये तब तक जो है विष्णु सिंह के अधिकार में रहता है फिर 6 राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो वो है 1747 ईस्वी में आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? तो इसके पीछे का जो कहानी है वो समझिए कि 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां जो है वो हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजता है। तो 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब रहता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां भेजता है हिदायत अली खां को। तो अलीवर्दी खां भेजता है हिदायत अली खां को कि जा तुम रामगढ़ से वार्षिक कर वसूल कर लाओ। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। और हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया था। तो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां रहता है और अलीवर्दी खां जो है वो हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने के लिए भेजता है और हिदायत अली खां जो है वो 12,000 रुपये कर वसूलता भी है। तो 123 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में रामगढ़ राज्य से कर वसूलने के लिए किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर बी हिदायत अली खां को भेजा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 124, बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खां ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया था? तो हम लोग जानते हैं वो आपका 12,000 रुपये जो है वो वार्षिक कर वो किया हुआ था, है ना, तय किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 1751 और 52 में नरहत समिया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उससे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1751 और 1752 के टाइम पीरियड में नरहत समिया के जमींदार जिनका नाम रहता है कामगार खां, तो कामगार खां ने विष्णु सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है और जिस आक्रमण के बाद विष्णु सिंह जो है वो समझौता करने के लिए विवश हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1751 में नरहत समय के कामगार खां जो जमींदार होता है वो विष्णु सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण के बाद विष्णु सिंह जो है वो समझौता करने के लिए राजी हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126 कि बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो इसके बाद एक कहानी ये देखिए कि जब 1751 और 52 में नरहत समिया के जमींदार कामगार खां विष्णु सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और उसके बाद विष्णु सिंह जो है वो समझौता करने के लिए विवश हो जाता है। उसके बाद बंगाल के जो नवाब रहते हैं जिनका नाम रहता है मीर कासिम, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिलता है कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब होता है उसको ये बात पर चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो भैया विष्णु सिंह है वो नवाबों के विरुद्ध गतिविधियों में ये भी शामिल है। जिसके बाद 1763 ईस्वी में ही मीर कासिम जो है वो मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में वो है सेना भेजता है
कि जाओ भैया तुम विष्णु सिंह को पराजित करके उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्र को उनके मूल मालिकों को सौंप दिया और इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ क्या है कि जब बंगाल का नवाब मीर कासिम को पता चलता है कि भैया विष्णु सिंह जो है वो नवाब विरोधी गतिविधियों में वो शामिल है, तो इससे वो गुस्सा जाते हैं, उसको ख़राब लगता है। तो बोलता है कि 1763 ईस्वी में कि मीर कासिम जो है वो मरकत खां को और असदुल्ला खां के नेतृत्व में जो है वो सेना भेज देता है। अब बोलता है जाओ विष्णु सिंह को तुम पराजित करो। और उसके बाद ये सेना जो जाती है और विष्णु सिंह को पराजित कर भी देती है। और विष्णु सिंह को पराजित करने के बाद उसके द्वारा जो जीते गए या फिर अवैध रूप से हड़पे गए जो क्षेत्र है उसके मूल मालिकों को सौंप देता है कि भैया जिसका इसका जो था वो ले लीजिए आप, ऐसा करता है। और उसके बाद उसके बदले में मीर कासिम जो है वो कुछ ना कुछ मुआवजा यानी कि कंपनसेशन भी ले लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1763 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो है अलीवर्दी खां नहीं मतलब मीर कासिम जो है वो किसको भेजता है, तो मरकत खां को और असदुल्ला खां को। तो आपका ये है असदुल्ला खां और मरकत खां। तो विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी, तो किसने भेजा था, तो हम लोग जानते हैं मीर कासिम ने भेजा था। तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब रहता है, मीर कासिम के द्वारा सेना भेजा जाता है कि जाओ भैया तुम इसके ऊपर आक्रमण करो और इसको जीत जाओ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए 127 कि 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी, तो हम लोग जानते हैं मरकत खां और असदुल्ला खां। तो इन दोनों के नेतृत्व में मीर कासिम जो वहाँ का बंगाल का नवाब रहता है वो सेना भेजता है कि जाओ तुम ये रामगढ़ का राजा जो रहता है विष्णु सिंह उसको पराजित करो। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 128 देखिए कि विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य पर शासक कौन बनता है। और ये राजा का जो अभी नाम हम लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए डिटेल से। तो विष्णु सिंह के बाद उसका जो भाई रहता है मुकुंद सिंह, वो रामगढ़ का शासक यानी कि राजा बनता है तथा उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। तो 6 राज्य वाला कहानी बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, कभी उसको रामगढ़ में मिलाया जाता है, कभी उसको रामगढ़ से छीन लिया जाता है, फिर रामगढ़ में मिलाया जाता है, फिर छीन लिया जाता है, फिर रामगढ़ राज्य में 6 राज्यों को मिला लिया जाता है। तो ये घटना बहुत ज़्यादा होते ही रह रहा है। तो विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य में शासक उसका भाई मुकुंद सिंह बनता है। ठीक ना। और आगे देखिए रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो हम सभी को पता है कि रामगढ़ राज्य की जो प्रथम राजधानी है वो आपका सीसिया थी। जबकि रामगढ़ राज्य का जो अंतिम राजधानी की बात करें तो अंतिम राजधानी जो है वो आपका पद्मा होता है। तो रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी सीसिया था, जबकि रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी जो है वो पद्मा था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। पद्मा सरैया जो कि इटखोरी मोड़ से जस्ट हल्का सा आगे जाना होता है वहाँ पे। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड का बात किया जा रहा है। झारखंड का जो रूलर डायनेस्टी है, क्षेत्रीय राजवंश है, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल से पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रामगढ़ राज्य का प्रथम राजधानी सीसिया होता है और अंतिम राजधानी जो है वो पद्मा होता है। जब उसका प्रथम ये सब इचाक और बादम भी रामगढ़ राज्य का राजधानी होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग रामगढ़ राज्य का राजधानी की बात करें तो इसमें टोटल 6 गो राजधानी होता है रामगढ़ राज्य का। कितना, तो 6 गो राजधानी होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। सबसे पहला अगर राजधानी की बात करें तो वो होता है आपका सीसिया और उसके संस्थापक होते हैं बागदेव सिंह। सेकेंड राजधानी की बात करें तो वह है आपका उर्दा और इसके संस्थापक है बागदेव सिंह। तीसरा राजधानी है आपका बादम और इसके संस्थापक है हेमंत सिंह। चौथा राजधानी है आपका रामगढ़ और इसका संस्थापक है दलेर सिंह। पांचवा राजधानी है आपका इचाक और इसके संस्थापक है दलेर सिंह। छठा राजधानी है आपका पद्मा और इसका राजा है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो जब हम लोग पद्मा किला देखने के लिए गए थे अबर अपने बर्थडे के एक दिन ठीक पहले 5 जून 2025 को, तो पद्मा किला जो है वो ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा ही बनाया गया था पद्मा किला। ठीक ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
तो रामगढ़ राज्य का टोटल 6 गो राजधानी है, सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। और इसके संस्थापक बागदेव सिंह, हेमंत सिंह, दलेल सिंह, तेज सिंह और ब्रह्मदेव नारायण सिंह, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में आप याद कर लीजिएगा झारखंड सार संग्रह वाले बुक से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129 हम लोग देखें कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी जो है वो सीसिया थी। सेकेंड नंबर की राजधानी जो है वो आपका उर्दा था। थर्ड नंबर का राजधानी आपका बादम था। फोर्थ नंबर का राजधानी जो है रामगढ़ था। फिफ्थ नंबर का राजधानी इचाक था। और 6 नंबर का राजधानी छठा वो आपका पदमा था। ठीक ना, वो हम लोग देख लिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, कंठस्थ होना चाहिए। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी, तो हम लोग जानते हैं अंतिम राजधानी जो है वो आपका पदमा था। पहला राजधानी सीसिया, दूसरा राजधानी उर्दा, तीसरा राजधानी बादम, चौथा राजधानी रामगढ़, पांचवा राजधानी इचाक और छठा राजधानी पदमा था। और जब पदमा राजधानी था तो इस समय संस्थापक इसके कौन थे, तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो आपका सीसिया, तो ये सीसिया जो है बागदेव सिंह के समय होता है। बागदेव सिंह 2 राजधानी का जो है वो संस्थापक होते हैं, एक आपका सीसिया और एक है आपका उर्दा। तो सीसिया और उर्दा दोनों राजधानी के संस्थापक बागदेव सिंह हैं। अगर हम लोग देखें बादम की बात करें तो बादम का संस्थापक, बादम राजधानी के संस्थापक जो है वो हेमंत सिंह ही है, सही बात है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इचाक जो राजधानी था तो उसके भी संस्थापक जो है वो तेज सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। चौथा जो है आपका पदमा के संस्थापक दलेल सिंह नहीं है, बल्कि ये गलत बात है। दलेल सिंह जो है वो आपके रामगढ़ जब राजधानी था तो रामगढ़ राजधानी का संस्थापक थे। जबकि अगर हम लोग पदमा की बात करें तो पदमा का संस्थापक जो है वो ब्रह्मदेव नारायण सिंह था। कौन था, तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह था। तो हम लोग जाने सीसिया और उर्दा 2 गो राजधानी का संस्थापक जो है वो बागदेव सिंह था। इसके बाद थर्ड नंबर आता है आपका बादम का संस्थापक जो है हेमंत सिंह था। चौथा नंबर आता है आपका रामगढ़, और रामगढ़ का जो है संस्थापक थे दलेल सिंह, सॉरी तेज सिंह रामगढ़ के नहीं है, बल्कि दलेल सिंह जो है वो रामगढ़ के होते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया भाई जरा सा। पहला मतलब देखिए, पहला और दूसरा यानी कि सीसिया और उर्दा, इसके संस्थापक बागदेव सिंह है। थर्ड नंबर है बादम, और बादम के संस्थापक है हेमंत सिंह। चौथा है आपका रामगढ़ का संस्थापक है दलेल सिंह रामगढ़। तो चौथा है आपका रामगढ़, और रामगढ़ के संस्थापक है दलेल सिंह। तीसरा है बादम, और बादम के संस्थापक है हेमंत सिंह। पांचवा है आपका इचाक, और इचाक के संस्थापक कौन रहते हैं, तो वो रहते हैं तेज सिंह, ये बिल्कुल सही बात है, तेज सिंह। और छठा रहता है आपका पदमा के संस्थापक ब्रह्मदेव नारायण सिंह होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, अगर हम लोग पदमा की बात करें तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ का जब राजधानी था तो उस समय दलेल सिंह इसके शासक थे। इचाक 5वां नंबर है, इचाक के जब राजधानी था तो उस समय शासक तेज सिंह थे। वहीं अगर हम लोग बादम थर्ड नंबर की बात करें तो इसके संस्थापक जो है हेमंत सिंह थे। जबकि पहला और दूसरा सीसिया और उर्दा, इसके संस्थापक बागदेव सिंह थे। तो दलेल सिंह जब शासन में थे तो उस समय इसका राजधानी जो था वो रामगढ़ हुआ करता था, और रामगढ़ जो है 4था नंबर का राजधानी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया। तो हम सभी को पता है कि 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बनते हैं। कब, तो 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के जो शासक वो कामाख्या नारायण सिंह बनते हैं। और कामाख्या नारायण सिंह का फोटो अभी भी पदमा किला में देखने को मिलता है। तो 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का शासक बनते हैं कामाख्या नारायण सिंह। और फिर 26 जनवरी 1955 ईस्वी को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह के द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो रामगढ़ राज्य जो है जिसका स्थापना किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा, उसको हम लोग जो है वो 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका 1955 से हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो वो है आपका बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत इसको धारा 3 के तहत इसको हम लोग समाप्त कर दिया गया था 1955 में ही। तो 1937 में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य का रामगढ़ राज्य का राजा बनता है। तो देखिए, जब अंग्रेज़ों का भी शासनकाल चल रहा था ना, जब अंग्रेज़ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और ये अंग्रेज़ लोग भारत में ब्रिटिशर्स लोग जब कब ये शासन कर रहे थे तो उस समय भी हजारीबाग में जो है आपका राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। तो कामाख्या नारायण सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1937 में। और ये अगर जब हम लोग पद्मा किला घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पे सारा लिस्ट अभी भी लिखा हुआ था जिसमें कामाख्या नारायण सिंह के बारे में भी बताया गया था। तो उसमें बागदेव सिंह का भी जिक्र है कि बागदेव सिंह के द्वारा जो है 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था। वहाँ तक हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है ना। तो ये था आपका रामगढ़ राज्य के बारे में। रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग देखें तो बागदेव सिंह इसका स्थापना करता है और यही इसका पहला राजा होता है। जबकि अगर हम लोग अंतिम राजा की बात करें तो वो है आपका कामाख्या नारायण सिंह, इसके बारे में, ठीक है ना। और रामगढ़ राज्य में कई सारे राजा बनते हैं, जैसे बागदेव सिंह के बाद है आपका नया राजा बनता है दलेर सिंह। दलेर सिंह के बाद राजा बनता है आपका विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के बाद राजा बनता है मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ये राजधानी वाला में नहीं नाम आया, ये थोड़ा सा अफसोस हुआ। मुकुंद सिंह के बाद जो है रामगढ़ राज्य हम लोग देखते हैं कि टोटल 6 गो राजधानी होता है, सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। और इसके संस्थापक के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर अंतिम जो राजा रहते हैं वो कामाख्या नारायण सिंह रहते हैं। 1937 में इनका जो है वो राजा बनते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रामगढ़ राज्य भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खड़गडिहा राज्य के बारे में। और खड़गडिहा राज्य के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप देख लीजिए। खड़गडिहा राज्य के बारे में बताया जाता है, इसमें 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 141 नहीं, 135 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको देख लीजिए। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो हम लोग जानते हैं धारा 3 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1955 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1955 को। तो 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत बागदेव सिंह के द्वारा जो स्थापित रामगढ़ राज्य था इसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 137 कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई? तो मानभूम का मानवंश कंप्लीट हो गया, रामगढ़ राज्य भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग खड़गडिहा राज्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ढालभूम का ढाल वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पंचायत राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर आपका झारखंड का जो है क्षेत्रीय राजवंश वाला टॉपिक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि खड़गडिहा राज्य की जो स्थापना है वो 15वीं सदी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो वो है आपका हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य का स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15वीं सदी में जो है वो खड़गडिहा राज्य का स्थापना किया गया था। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़गडिहा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो हम सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी जो है हंसराज देव। तो हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य की स्थापना किया गया था हंसराज देव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल जानते हैं। तो जो हंसराज देव जो है जो खड़गडिहा राज्य का स्थापना करता है 15वीं सदी में, तो हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभुत्व यानी कि प्रभाव जमाया था। तो हंसराज देव जो है वो किस जाति? तो एक जाति आता है बंदावत जाति। तो बंदावत जाति के शासक को हराकर हजारीबाग वाले क्षेत्र में अपना कब्जा किया था। किसने? तो हंसराज देव ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140 देखिए कि खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक है या किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो हम लोग जानते हैं कि खड़गडिहा जो राज्य है, तो खड़गडिहा राज्य का जो विस्तार है वो वर्तमान में गिरिडीह जिले तक ये विस्तृत था, यानी कि गिरिडीह वाले जिले में खड़गडिहा राज्य चलता था झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक
हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो आपको पता होना चाहिए कि हंसराज देव जो है वो मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो सोचिए कि साउथ इंडिया का एक व्यक्ति आकर हजारीबाग में शासन करता है और एक खगड़िया राज्य का स्थापना कर देता है। तो हंसराज देव जो है वो दक्षिण भारत का रहने वाला था मूलतः, तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो वो था तो एक्चुअली में दक्षिण भारत का, लेकिन वो उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वो शादी ब्याह करके वो वैवाहिक संबंध जो है वो बनाता है। उसके बाद वैवाहिक संबंध बनाने के बाद वो उसका आगमन झारखंड में होता है, हजारीबाग वाले क्षेत्र में, और वो गिरिडीह वाले क्षेत्र में जो है वो आपका एक खगड़िया राज्य का स्थापना कर देता है। तो खगड़िया राज्य के संस्थापक हंसराज देव, जिसका जो है वो दक्षिण भारत के निवासी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142 कि हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो हम सभी लोग को पता है कि ब्राह्मणों से कि जो है हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था, लेकिन उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये था हम लोग खगड़िया राज्य के बारे में। खगड़िया राज्य के बारे में जो 2-3 को पॉइंट बन सकता है जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं ढालबुम का ढाल वंश के बारे में, ठीक है ना। तो ढालबुम का ढाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है 143 कि ढालबुम के ढाल वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। पहला ऑप्शन कि इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, तो बिल्कुल सही बात है कि इस राज्य का जो विस्तार यानी कि ढालबुम का जो ढाल वंश है इसका जो विस्तार वो सिंहभूम क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस वंश के शासन काल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था, तो बिल्कुल सही बात है। ढाल वंश के समय जो है वो नरबलि प्रथा ये बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक ना, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ये भी आपका ढालबुम का ढाल वंश भी कंप्लीट हो गया। ढालबुम का ढाल वंश के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, और वो है आपका पंचेत राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचेत राज्य के बारे में पढ़ना होगा कि मानभूम 144 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो हम सभी को पता है कि पंचेत राज्य जो है वो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक हम लोग पढ़े हैं कि मानभूम का मानवंश, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि मानभूम में ही एक राजवंश और रहता है जिसको बोलते हैं पंचेत राज्य। एक और राज्य होता है जो बहुत ही फेमस होता है जिसका नाम है पंचेत राज्य, ठीक है ना। आगे देखिए 145 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ या फिर चंवर था? तो हम सभी को पता है कि पंचेत राज्य जो है इसका राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर था, और इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था। तो सिंपल सी बात है कि पंचेत राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो कपिला गाय का पूंछ था या फिर चंवर था, और इसी के कारण ही पंचेत राज्य के जो राजा होते हैं इनको गोमुखी राजा कहा जाता था। तो हम सभी को पता है कि पंचेत राज्य का जो है राज्य चिन्ह वो कपिला गाय की पूंछ या फिर चंवर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो हम सभी को पता है कि पंचेत राज्य के जो राजा है उन राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था, ठीक है ना। तो 146 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 की बात की जा रही है। ये आपका एक तरह से मिसलेनियस वाला टॉपिक है, ये मिसलेनियस की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो सूतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे का वर्तमान संबंध जो है वो किस स्थान से है? अगर हम लोग देखें तो हम सभी को ये पॉइंट पता होना चाहिए। 147 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 147 बोला जा रहा है कि सूतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे, तो सुतियांबे का संबंध जो है वर्तमान किस स्थान से है? तो सुतियांबे जो पहले था प्राचीन काल में, तो सुतियांबे का वर्तमान में अगर संबंध देखा जाए तो आपका पिथौरिया है। और पिथौरिया हम लोग जानते हैं ना कि जब हम लोग रांची से टंडवा जाते हैं तो बीच में आपका पिथौरिया वाला क्षेत्र आता है,
ठीक है ना। तो पिथौरिया जहाँ पे है वर्तमान में, वही पहले सुतियाम्बे हुआ करता था, और सुतियाम्बे जो है वो सुतिया नागखंड इसका वो राजधानी हुआ करता था, ठीक है ना। या हम लोग ये भी बोलते हैं कि छोटानागपुर खास का जो प्रथम राजा था फनी मुकुट राय, वो अपना राजधानी सुतियाम्बे ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, मदरा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस मेले की शुरुआत की थी। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके मदरा मुंडा है वो एक मेला का शुरुआत किया था, जो कि आपका है मुड़मा जत्रा मेला, ऑप्शन नंबर बी। तो मदरा मुंडा के बारे में हम लोग जानते हैं ना कि मदरा मुंडा कौन है। कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं झारखंड मुंडा राज के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि जो है मुंडा को ही हम लोग सर्वप्रथम झारखंड के राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय देते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मतलब कि जो ऋषा मुंडा है, या फिर इसी को हम लोग रीता मुंडा भी कहते हैं, तो ऋषा मुंडा ने ही जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि झारखंड को अरे यार सॉरी, ऐसे समझिए कि झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की, और रीता मुंडा या फिर ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का हम लोग श्रेय देते हैं। ऋषा मुंडा या फिर जो रीटा मुंडा है वो सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त करता है, और इस नव स्थापित राज्य का जो नाम है वो सुतिया पाहन के नाम पे ही सुतिया नागखंड रखता है। और सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों में और 21 परगनों में विभक्त किया था। एक तरह से अभी वर्तमान में 5 प्रमंडल और 24 जिला है ना, तो इसी तरह पहले 7 गढ़ और 21 परगना होता था, ये हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि जो है मुंडा राज्य का, यानी कि मुंडा जो राज की बात करते हैं, तो मुंडा में हम लोग देखते हैं कि अंतिम जो मुंडा राजा होता है वो मदरा मुंडा होता है। और ये जो मदरा मुंडा है ये आपका एक मेला का स्टार्ट करता है, जिसका नाम है मुड़मा जत्रा मेला, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, छोटानागपुर के किस नागवंशी राजा ने अकबर के काल में मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो एक राजा है जो आपका मधुकरण शाह है। तो मधुकरण शाह के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि मधुकरण शाह जो था वो छोटानागपुर के नागवंशी राजा होता है, मुगल शाह मतलब कि मधुकरण शाह, और ये एक ऐसा राजा होता है जो अकबर के काल में मुगल अधीनता स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, अकबर के किस सेनापति ने नाग वंश पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। तो अकबर का एक सेनापति होता है, जब हम लोग अकबर की बात करते हैं ना, जब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो अकबर का एक सेनापति होता है, ठीक है। और अकबर का सेनापति जिसका नाम होता है आपका शहबाज खां, तो अकबर का एक सेनापति होता है शहबाज खां, वो जो है वो नागवंश पर आक्रमण जो है वो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, अकबर के शासनकाल में नागवंश पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था। तो अभी आपको बताया गया था कि जब अकबर का आक्रमण हुआ था तो उस समय यहाँ का जो है वो शासक मधुकरण शाह होता है, जो कि मुगल वंश का मतलब कि अधीनता स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, 1591 और 1592 में मुगलों के आक्रमण के समय उड़ीसा के किस शासक का साथ नागवंशी मधुकरण शाह ने दिया था। तो 152 नंबर जो सही उत्तर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुतलुक खां। तो 1591 और 92 में जब मुगलों के आक्रमण हुआ था तो उस समय उड़ीसा का जो है शासक होता है कुतलुक खां, वो जो है वो नागवंशी शासक मधुकरण 1591 और 92 में जब मुगलों का आक्रमण होता है तो उस समय उड़ीसा का जो है एक शासक होता है कुतलुक खां, और कुतलुक खां का हेल्प करता है कौन, तो मधुकरण शाह, किसके विरुद्ध, तो मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने में। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, मुगल सेना ने उड़ीसा के किस वंश के शासक के विरुद्ध आक्रमण किया। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल सेना जो है वो उड़ीसा का एक अफगान वंश होता है, तो उस अफगान वंश के शासक के विरुद्ध जो है वो आक्रमण कर देता है, ठीक ना, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 155 पूछा जा रहा है आपसे, 155 नहीं, पहले 154 देख लीजिए। 154 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सही है, इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय राजधानी जो थी पालकोट थी,
ये सही बात है। रघुनाथ शाह एक नागपुरी कवि थे। इन्हें नागवंशी परंपरा अनुसार ऐनीनाथ ठाकुर भी कहा जाता था। ये भी सही बात है। इनके समय में ही मदन मोहन मंदिर जो कि बोड़िया में है इसका, और राम सीता मंदिर जो कि चूटिया में है, इनका निर्माण किया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं सही बात है। तो अगर आप जब मदन मोहन मंदिर की बात करते हो या फिर राम सीता मंदिर की बात करते हो तो इसका निर्माण कहीं ना कहीं जो है वो आपका ऐनीनाथ ठाकुर के समय में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। ऐनीनाथ शाहदेव बड़कागांव के राजा थे जिन्होंने 1681 ईस्वी में जो है वो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो सही बात है। ऐनीनाथ शाहदेव जो है वो बड़कागांव के राजा थे, बड़कागढ़ के राजा थे, और ये 1641 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करते हैं, और ये रांची में हटिया बाजार का भी निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी जो है कि शाहजहां के काल में कोकरा क्षेत्र में नागवंश का दुर्जन साल तथा पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का प्रताप राय ये यहाँ पे शासन करते थे। ये भी सही है। दुर्जन साल ने कैद से छूटने के बाद अपनी राजधानी द्वेषा में बनाई, जहाँ नवरत्नगढ़ नामक भव्य इमारत का निर्माण करवाया। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सत्य कथन की बात की जा रही है। तो मेदिनी राय सर्वाधिक शक्तिशाली चेरो राजा था। बिल्कुल सही बात है। मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। ये भी सही है। और इतिहास में एक न्यायी राजा कहा जाता था, यानी कि जस्टिस करने वाला राजा। ये भी सही बात है। मेदिनी राय का शासनकाल चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी सही बात है। ये सब ना हम लोग चेरो वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे ना पलामू में चेरो वंश, इस समय जो है वो नहीं पढ़े थे मेदिनी राय के बारे में। तो कुछ जो पॉइंट है ये आपका इसमें दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, इस कारण से यहाँ पे इसका जिक्र किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। 157 मतलब कि जहांगीर के समय झारखंड में कोकरा क्षेत्र में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो जब भारत में जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो उस समय झारखंड में नागवंशी शासक जो था वो कोकरा ये था, दुर्जन साल था, जो कि कोकरा वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। और 158 में बोला जा रहा है कि दुर्जन साल हीरो के राजा के रूप में प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही बात है। हीरो का इसको अच्छा परख था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया। ये भी सही बात है। सन 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया और छोटानागपुर पर आक्रमण करने तथा हीरो की खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए। 159 में बोला जा रहा है कि दुर्जन साल को बंदी बनाकर मुगल सेना दिल्ली लाता है और जहां जहांगीर ने उसे ग्वालियर के किले में 12 वर्षों के लिए कैद रखता है। बिल्कुल सही बात है। इब्राहिम खान को कोकरा क्षेत्र में विजय के कारण जहांगीर ने 4000 की मनसबदारी दिया था और फात जंग की उपाधि दिया था इब्राहिम खान को जहांगीर। बिल्कुल सही बात है। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का वर्णन जो है वो स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में किया है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। और 160 में बोला जा रहा है कि शंख नदी से प्राप्त हीरो में एक हीरा बैगनी रंग का था जिसकी शुद्धता की पहचान दुर्जन साल ने की। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी देखिए। दुर्जन साल के हीरा पहचानने की क्षमता से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे कैद से मुक्त करके उसको शाह की उपाधि दिया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। दुर्जन साल ने भी 6000 रुपये की वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ये भी सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 देखिए कि पलामू का चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका मानसिंह है। तो पलामू का चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए मानसिंह जो है वो मानसिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए। पलामू पर आक्रमण करने के लिए मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर, यानी कि रोहतासगढ़ का किला। तो पलामू पर आक्रमण करने के लिए मान सिंह जो है वो
रोहतासगढ़ का किला जो है वो बनवाता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 163 देखिए कि मानसिंह के आक्रमण के समय पलामू का राजा कौन होता है। तो जब मानसिंह का आक्रमण होता है तो उस समय पलामू का जो राजा है वो आपका रणपत चेरो होता है। देखिए इतना डीपली जाके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप सार संग्रह बुक में दिया हुआ है तो इसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी बात जो है बेसिक जो पॉइंट याद रखना चाहिए वो हम लोग पीछे आगे की स्टार्टिंग में देखें, उसको याद कर लीजिएगा। इतना डीपली नहीं पूछेगा JPCS एग्ज़ाम में, और JSSC में भी इनफैक्ट नहीं पूछेगा। क्या है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। किस नदी में 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नदी में पाए जाने वाले हीरो ने मुगल सेना का जो ध्यान इस ओर खींचा था। तो हम सभी को पता है कि शंख नदी में हीरा पाया जाता है, तो ये जो है शंख नदी मुगल सेना का ध्यान अपनी ओर खींचता है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस मुगल शासक का ध्यान जो है वो झारखंड में खींचा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। तो जहांगीर का ध्यान अपने ओर खींचा था शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे के कारण। 166 नंबर देखिए क्वेश्चन, जो कि आपका झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश का लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें बोला गया है आपका कि शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है कि टॉलमी ने एडमास नदी का वर्णन किया है। तो टॉलमी के द्वारा एडमास नदी का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ जो होता है वो हीरा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। तो टॉलमी जो हिस्टोरियन है इसके द्वारा एडमास नदी का वर्णन किया गया है, और ग्रीक भाषा में एडमास का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं हीरा ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और जो बी दोनों सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज आपका 166 नंबर जो 166 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से हम लोग जो है झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश वाला जो टॉपिक है, क्षेत्रीय राजवंश वाला टॉपिक, ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग झारखंड का मुंडा राज के बारे में पढ़े, छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में पढ़े, पलामू का रक्सेल वंश के बारे में पढ़े, पलामू का चेरो वंश के बारे में पढ़े, सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में पढ़े जिसका 2 शाखा था, दोनों शाखा के बारे में पढ़े। इसके बाद जो है हम लोग अन्य महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग मानभूम के मानवंश के बारे में पढ़े, रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़े, रामगढ़ राज्य में जितना राजा था इनके बारे में पढ़े। उसके बाद रामगढ़ राज्य का 6 गो राजधानी था और उसके 6 गो संस्थापक थे, इनके बारे में पढ़े। 6 राजधानी का क्रम देखें तो सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट खगड़िया राज्य के बारे में पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट ढालभूम का ढालवंश के बारे में पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पंचायत राज्य के बारे में पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का जो है क्षेत्रीय राजवंश वाला टॉपिक जो था झारखंड सार संग्रह में दिया हुआ वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जब झारखंड प्रैक्टिस सेट अगर नेक्स्ट वाला जब हम लोग क्लास देखेंगे तो इसमें हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे, और अंग्रेज़ों का प्रवेश भी हम लोग जो है वो 3-4 प्लेस बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंहभूम वाले क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का प्रवेश, फिर हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि कोल्हान वाले क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का प्रवेश, फिर पढ़ते हैं हम लोग पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। फिर जब देसी रियासत की बात करते हैं, देसी रियासत में सरायकेला और खरसावां भी रहता है, तो झारखंड में सरायकेला और खरसावां में क्या क्या घटना होता है इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग हजारीबाग वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश इसके बारे में पढ़ते हैं। मानभूम जो कि आपका धनबाद है यहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट हम लोग संथाल परगना वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका जो है झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। और जनजातीय विद्रोह में भी हम लोग टोटल जो है वो 19 तरह का विद्रोह देखते हैं। और अगर 19 विद्रोह का क्रम देखें तो हम लोग ढाल विद्रोह, हम लोग अगर 19 विद्रोह का अगर हम लोग क्रम देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। अगर देखें तो 19 गो विद्रोह कौन कौन है, तो 19 गो विद्रोह का हम लोग जो है मतलब कि 5-5 गो सीरीज लेके चलते हैं। पहला हो जाएगा आपका ढाल विद्रोह, दूसरा चुवाड़ विद्रोह, तीसरा चेरो विद्रोह, चौथा भुक्ता विद्रोह, 5वां है घटवाल विद्रोह। इसके बाद नेक्स्ट 5 देखेंगे तो आपका पहला पहाड़िया विद्रोह, दूसरा तमाड़ विद्रोह, तीसरा जो है तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन, और 5वां है मुंडा विद्रोह। ठीक है, 10 गो हो गया इधर। फिर नेक्स्ट 5 गो देखेंगे तो हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह, ये हो गया 15 गो। फिर नेक्स्ट हम लोग 5 गो देखेंगे तो वो है आपका सरदारी आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन, खड़वाड़ आंदोलन, मुंडा उलगुलान, ताना भगत आंदोलन और फिर हरिबाबा आंदोलन।
तो इस तरह से हम लोग 19-20 ठो जो आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो है आपका आंदोलन वाला टॉपिक जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह, ये वाला भी जो वाला टॉपिक जो है वो हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंतर्गत भी हम लोग जो है वो मतलब कि 10 से 12 ठो जो मेन जो आंदोलन था इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर ये वाला भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट टॉपिक रहता है झारखंड हिस्ट्री का। वो है आपका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जिससे जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 ठो क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग ज़्यादा डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है ना। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अंतर्गत भी हम लोग 10 से 12 टॉपिक पढ़ना होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश जो है इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।